दोस्तों आप आए हैं अभी समास को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो आप सही जगह पे आए हैं और सही वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप समास में कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ जानते भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो इस वीडियो में बेसिक से लेकर के ट्रिक तक आपको बताने वाले हैं। जो भी समास बताएंगे उनका जो है ट्रिक भी बताएंगे आपको, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे चुटकियों में आपको जो है वहाँ पे पहचानना है कि ये कौन सा समास है और किस समास के जो है भेद है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं। तो कोई भी समास को चाहे उसको जो आप आसान तरीके से पहचान लेंगे। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये सभी समास को आप पहचान लेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जो है क्वेश्चन पे, यानी जो है आपको बताते हैं इसका जो है ट्रिक और बेसिक कैसे समझना है। तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट में अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको लेके आ गए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो है ये किसे कहते हैं ये जानना है। आपको परिभाषा वहां पे नहीं पूछेगा, आपको परिभाषा से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आपको परिभाषा याद रखना होगा। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जो है संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। और समास का अर्थ समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी जो है संक्षिप्त में छोटा शब्दों में लिखना। और समास रचना में जो है दो पद होते हैं। समास रचना में दो पद होता है, एक को पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही समस्त पद कहा जाता है। आपको आगे समझाएंगे अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा आपको। यहाँ तक पहले इसका परिभाषा आपको पढ़ के बता देते हैं। और समास के जो है कितने प्रकार होते हैं ये भी जानना है। तो समास के उदाहरण भी विस्तृत जानकारी जो नीचे बताए हैं उदाहरण आपको बताते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए समास का परिभाषा क्या हुआ। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के नए शब्द जो बनता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे एक है राजा और राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र देखेंगे तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे दो शब्द एक आया पुत्र एक आया राजा यहाँ पे, और ये दोनों मिल जाएगा जब बीच में जो ये इसका विभक्ति चिन्ह जो है ये लुप्त हो जाता है, ये दोनों मिलेगा तो बन जाएगा राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपुत्र बन जाएगा। इस तरीके से ये जो है समस्त पद कहलाएगा, ये जो पूरा बन जाएगा जो है ये समस्त कहलाएगा। तो आपके जो है यहाँ पे पता चल गया दो पद होता है। दो पद कौन सा, आपको जो यहाँ पे राजपुत्र जो यहाँ पे लिखे थे राजपुत्र, राजपुत्र में जो ये पहला पद है राज, ये जो है ये पूर्व पद कहलाता है और पुत्र जो है ये उत्तर पद कहलाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं समास जो है इसके कितने भेद है। सबसे पहले उदाहरण कुछ समझ लीजिए समास के। समास के उदाहरण में आ जाता है जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है। राजा का पुत्र, राजपुत्र होता है। नील और कमल, नील कमल होता है। इस तरीके से तो समास के जो है कुल 6 भेद है, आपको बता दें। समास के जो है यहाँ पे देख सकते हैं समास के भेद उदाहरण सहित आपको बताने वाले। समास के जो है प्रकार या समास से जो है संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे समझ जाएंगे। समास के जो है कुल 6 भेद है, आपको बता दें। 6 भेद का नाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। पहले नाम समझ लीजिए 6 भेद का, इसके बाद जो है एक एक समास को जो आपको समझाएंगे। जैसे देख सकते हैं पहला भेद है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये जो है 6 भेद है समास के। और 6 भेद में से आपको जो है यहाँ पे कोई किताब में पहले ये होगा, पहले ये होगा, हो सकता है कोई किताब में पहले ये होगा, कहीं से कहीं हो सकता है, आपको सिर्फ समझना है। और ये जो है 6 भेद ही होता है। तो सबसे पहले आपको जो है पहला नंबर में अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास बता देते हैं किसे कहते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को देख सकते हैं, आपको ट्रिक भी बताने वाली है कैसे पहचानना अब सभी समास का भेद जो होता है उसको कैसे पहचानना कौन सा समास है। पहले बेसिक समझिए अव्ययीभाव समास का। अव्ययीभाव समास जो होता है इसका परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसमें जो है अव्यय पद का प्रारूप लिंग
वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अविभाज्य समास होता है। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसका पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है एक अव्यय प्रधान होता है, और इसके साथ साथ जो है ये पूर्व पद जो होता है अव्यय जो होता है उसमें वचन के कारक के और लिंग के से जो है कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है यथानियम, यहाँ दिया गया देख सकते हैं यथानियम, यथानियम नियम के अनुसार प्रतिवर्ष हर वर्ष हो गया, घर घर यानी प्रत्येक घर, रातों रात यानी रात ही रात रातों रात, मृत्यु तक यानी आवरण, और इच्छा अनुसार यथा काम, ये सब जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब आपको बताते हैं कि अव्ययभाव समास को कैसे पहचानेंगे ट्रिक से। चलिए आपको जो है ट्रिक बताते हैं आप कैसे पहचानेंगे, चुटकियों में जो आप पता कर लेंगे। ये तो आप परिभाषा के नियम से हो गया कि इसका जो पहला पद अव्यय होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें आप इसको जो पहचानने के नियम समझिए, इसको पहचानने के नियम है कि जो भी शब्द में शुरू में जैसे कि यथा, जैसे कि हम एक शब्द लिख रहे हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति यहाँ पे लिख दिए हम जैसे यथाशक्ति, तो इस शब्द में देखिए शुरू में यहाँ पे यथा लिखा गया है, यथा लिखे यथाशक्ति, जैसे हम लिख दिए यथाशक्ति। शुरू में देखिए यहाँ पे यथा का लगा है यथा, ये इसी को कहते हैं शुरुआती शब्द। तो आपको याद रखना है जिस शब्द के शुरू में, जिस शब्द के शुरुआती में अनु लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, आ लगा हो, हर लगा हो या बे लगा हो, इनमें से कोई भी शब्द अगर शुरू में है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए यहाँ पे यथाशक्ति का बता दिए, शुरू में यथा लगा है तो यथा, आप देख सकते हैं यथा, इसको याद रखना है यथा शुरू में है तो ये यथाशक्ति जो है यह अव्ययभाव समास है। जैसे यथा नियम, शुरू में यथा लगा है तो यथा नियम जो ये अव्ययभाव समास है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। प्रतिवर्ष, शुरू में प्रति लगा है देख सकते हैं अव्ययभाव समास है। घर घर, यहाँ पे घर घर को प्रत्येक घर कहा जाता है, प्रति लगा है ना, प्रति जोड़ एक प्रतीक, प्रति लगा है, यहाँ पे ये भी क्या हो गया अव्ययभाव समास। रातों रात, रात ही रात रातों रात आ गया, तो इसमें ये भी अव्ययभाव समास है रातों रात। कुछ शब्द है जिसको आपको जो है याद भी रखना होगा अव्यय के अनुसार। आगे देख सकते हैं क्या है आमरण, आमरण में देख सकते हैं आमरण में शुरू में आ रहा है तो अव्ययभाव समास है। आपको ट्रिक बताए थे यथा प्रतिव्यवहार आ ये सब, और यथा काम, शुरू में यथा आ रहा है ये भी क्या है अव्ययभाव समास है। इस तरीके से आप अव्ययभाव समास को समझ गए होंगे। अव्ययभाव समास के बाद आ जाता है इसका दूसरा भेद जो है ये है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का सबसे पहले बेसिक समझिए, इसके बाद आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास का परिभाषा समझ लीजिए। जिस समास में बाद का अथवा जो है उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है ये लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद ही प्रधान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद का जो यहाँ पे आबाद जो है सिकंदर द्वारा आबाद सिकंदराबाद होता है, ये आबाद जो है ये उत्तर पद है और यही जो है इसका क्या होता है प्रधान होता है उत्तर पद। और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल हैं। मदमत जैसे है एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे मदमत है, मत माद से मत मदमत होता है, ये मत जो है ये इसका प्रधान है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देवालय देव का आलय, और शरणागत शरण में आगत। इस तरीके से आप जो है तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। चलिए आपको जो अब ट्रिक बताते रहते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से जो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास कौन सा है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आप लोगों को जो है कारक को याद रखना होगा अच्छे तरीके से। आपको याद होगा कि कारक बताए थे, कारक के जो है 8 वेद है, जैसे इसी तरह कारक का जो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया पदन से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी ओह, ये सब जो है कारक है। तो कारक की जो है विभक्ति चिन्ह जो होता है नी को से, ये सब जो है के लिए, ये सब जो विभक्ति चिन्ह है यही सारे विभक्ति चिन्ह आ जाता है किसमें ये तत्पुरुष समास में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपको तो ये हम देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए
ट्रिक के माध्यम से। जैसे रोग मुक्त, आपको जो है रोग मुक्त को यदि दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि रोग से मुक्त जो है होना चाहता है कोई भी, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्ति पाना चाहता है, रोग से मुक्त जो है ये रोग मुक्त कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे से का चिन्ह आ रहा है, रोग से मुक्त, तो यहाँ पे से का चिन्ह ये कारक का चिन्ह है, तो ये जो है रोग मुक्त जो है ये तत्पुरुष समास। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे शरणागत, शरण में आगत में जो है आप देख सकते हैं कारक चिन्ह है, ये शरणागत जो है ये क्या कहलाएगा, ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। देवालय, देवालय में देव का आलय, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह है, तो ये भी क्या कहलाएगा, विभक्ति चिन्ह है, तो ये भी तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह बीच में आएगा ही, और ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे जो है लुप्त रहता है, इसमें नहीं दिखता है। जैसे देवालय में विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका अगर विग्रह करते हैं समास का, तो देव का आलय, का आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तो आप लोग लगा सकते हैं तत्पुरुष समास। इस तरीके से तो तत्पुरुष समास जो है इसके भी 6 भेद है। तो चलिए आपको जो है तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद जो है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के 6 भेद में जो है पहला भेद आ जाता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है कि इसमें समासिक शब्द में जो है कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। इसमें जो है कर्म का जो चिन्ह होता है, कर्म को विभक्ति चिन्ह जो है लुप्त होता है। जैसे कि कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, जैसे को विभक्ति चिन्ह आ गया, ये कर्म तत्पुरुष का हो जाएगा, यानी कर्म का चिन्ह को। देव को गत, देवगत, देव को गत, देवगत, जैसे कोई विभक्ति चिन्ह आ गया तो देवगत जो है ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, कोई विभक्ति चिन्ह आ गया, ये भी क्या कहलाएगा, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, तो ये ग्रामगत कहलाता है। कोई विभक्ति चिन्ह आया, ये भी क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। इस तरीके से कर्म तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब जो है कर्म के बाद जो है आपको बताते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को आपको पहचानने का नियम है कि इसमें समासिक शब्द के कारण जो है कारक की विभक्ति का लोप होता है इसमें भी, लेकिन इसमें जो है देख सकते हैं करण का विभक्ति चिन्ह जो होता है ये होता है करण से, और करण में क्या होता है, जुड़ाव का बोध होता है, एक दूसरे के जुड़ाव का बोध होता है विभक्ति चिन्ह से में, क्योंकि अपादान का विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन उसमें हटाव का बोध होता है, इसमें जुड़ाव का। तो इसमें देख सकते हैं तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, ये भी बोल सकते हैं तुलसी कृत हो गया। ये से जो विभक्ति चिन्ह तुलसी कृत, तुलसी से ही कृत है, ये तुलसी कृत विभक्ति चिन्ह है से का, इसलिए जो ये क्या कहलाएगा, करण तत्पुरुष। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, से विभक्ति चिन्ह आया, ये क्या कहलाएगा, करण तत्पुरुष। जैसे रस भरा, रस से भरा, से विभक्ति चिन्ह आया, करण तत्पुरुष। आपको अपादान में भी से आएगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं रस से बड़ा आ रहा है, कोई भी अगर रस से भरा रहेगा तो अलग अलग नहीं रहेगा, एक के साथ भरा रहेगा, इसलिए जो करण तत्पुरुष कहलाएगा। भयाकुल, भय से आकुल, कोई भी मन से है, मन से ही आकुल होता है, कि मन में ही रहता है, एक ही में रहता है, इसलिए जुड़ाव का बोध है। तो सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, ये भी क्या कहलाएगा, जो है ये करण तत्पुरुष। जैसे पैर से पत्ते गिरते हैं तो उसमें टूट के गिर रहे हैं, उसमें हटाव का बोध आ रहा है, तो वो जाएगा, आपको जो है बता दें कि वो करण क्या कहते हैं, अपादन तत्पुरुष में चल जाएगा, जो आपको अपादन में बताएंगे। तो करण समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें भी समासिक शब्द में जो है संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह जो होता है ये लुप्त हो जाता है, यानी जो है छुपा रहता है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और जो है संप्रदान का कारक चिन्ह है, इसलिए जो ये के लिए इसमें आ रहा है, तो सत्याग्रह जो है ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर कहलाता है, जिसमें के लिए आ रहा है, ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरा देख सकते हैं राह खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष बोल सकते हैं। स्नान घर, स्नान के लिए घर, के लिए आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला होता है, संप्रदान तत्पुरुष बोल सकते हैं। तो इसमें के लिए चिन्ह जो होता है ये सब में छुपा रहता है इसमें। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर, इसमें तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है स्नान घर में, लेकिन यहाँ पे विग्रह करने पर स्नान के लिए घर आ रहा है, तो ये जो है स्नान के लिए घर, ये जो है स्नान घर, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष
हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अपादान तत्पुरुष जो अभी बताए। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, लेकिन इसमें भी से है, लेकिन इसमें क्या होता है, हटाव का बोध होता है। जैसे भाव तारक, भाव से तारक, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। से विभक्ति चिन्ह है तब पर भी अब ये जहाँ अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे दुरागत, दूर से आगत दुरागत, अपादान तत्पुरुष। धन से हीन, धन से हीन, कोई भी व्यक्ति धन से क्या हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं, धन खत्म हो जाता है, धन से हीन, उसके पास नहीं है, वो हट गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपादान तत्पुरुष। जैसे आपको एक एग्जांपल और बताइए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता टूट करके गिर जाता है, तो वो एक के साथ नहीं गिरता है, यानी पेड़ को लेकर के नहीं गिरता है, पेड़ से टूट करके गिरता है, इसलिए जो वो भी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष में। जल से हीन, जल से हीन, यानी जल खत्म हो जाता है तो जल से हीन हुआ, ये भी जल भी हीन जो है ये क्या कहलाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में भी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, के, की। जैसे कि राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजकुमारी होता है की विभक्ति चिन्ह संबंध तत्पुरुष। कारक को आपको याद रखना होगा अच्छे तरीके से, तभी आप जो है तत्पुरुष समास में 6 वेद को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देशवासी, देश के वासी, के आया, के विभक्ति चिन्ह संबंध तत्पुरुष का हो जाएगा। राज दरबार, राजा का दरबार राज दरबार कहलाता है, तो संबंध तत्पुरुष आ जाएगा क्योंकि का विभक्ति चिन्ह है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का विभक्ति चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष समास। पराधीन, प्रा के, पर के अधीन, पराधीन, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि के विभक्ति चिन्ह है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। आगे देख सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन अधिकरण का चिन्ह है में या पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। जैसे दानवीर, दान में वीर, में आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, पर आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास ये भी कहलाएगा। नारों में उत्तम, नरोत्तम, में विभक्ति चिन्ह, अधिकरण तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो तत्पुरुष समास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास का 6 वेद और इसके साथ साथ पहले नंबर पे अव्ययभाव समास, ये दोनों समास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कर्मधारय समास को कैसे पहचानना है, फिर बताएंगे ट्रिक भी कर्मधारय समास का जो है कैसे पहचानना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कर्मधारय समास, इसका परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए कर्मधारय समास का, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। तो जैसे देख सकते हैं कर्मधारय समास का परिभाषा है, जिस समास में विशेषण और विशेष अथवा जो है उपमान और उपमेय का योग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो जिस समास में विशेषण विशेष होगा और या तो उपमान उपमेय होगा तो उसमें क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे कि देख सकते हैं चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, इसमें जो है चंद्र जैसा मुख, इसमें क्या आ रहा है, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष इसमें जो आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा। जैसे कि चंद्रमा जैसा मुख है तो ये जो है चंद्रमा, और मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, विशेषण विशेष में आता है। ये चंद्रमा, चंद्रमुख जो है ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान आत्मा, ये क्या कहलाएगा, तत्पुरुष यानी जो है कर्मधारय समास कहलाएगा। और इसी के साथ साथ देहलता, देह रूपी लता, तो क्या कहलाएगा, देहलता जो ये भी कर्मधारय समास। तो चलिए आपको जो है अब ट्रिक बताते हैं, फिर आपको और भी एग्जांपल लेकर के बताएंगे। तो इसका सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए कि कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को पहचानने का एक ही नियम है, आपको क्या करना है, कोई भी शब्द होगा उसको जो है उल्टा करके इधर से पढ़ना है और बीच में कैसा लगा देना है। कैसा मतलब जो है आपको सबसे पहले बताते हैं एग्जांपल लेकर के, कैसा बीच में अपने मन में पढ़ना है जिससे कि वो पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए कि चंद्रमुख, चंद्रमुख है तो आपको जो यदि पढ़ेंगे इसको उल्टा करके पढ़ेंगे चंद्रमुख को, जैसे चंद्रमुख को उल्टा करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या कि ये मुख जो है, मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र मतलब चंद्रमा, उल्टा इधर से मुख से पढ़िए, मुख यानी मुख चंद्रमा के समान, यानी मुख मतलब मुंह होता है, मुंह कैसा है, चंद्रमा के समान, बीच में आप लोगों को क्या लगा देना है, कैसा। जैसे कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, ये मुख जो है कैसा है, ये मुख जो है कैसा है, चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान है तो ये चंद्रमुख कहलाएगा। ये जो है कर्मधारय समास। कैसा आपको याद रखना है, जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है, आत्मा कैसा है, महान है, तो महात्मा कहलाएगा, ये कर्मधारय समास। जैसे देह रूपी लता, लता कैसा है, देह के रूप जैसा, लता कैसा है, लता कैसा है,
लता जो है देह रूपी है, समझिए। इस तरीके से जो है आप लोगों को देहलता भी ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास इस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे देख सकते हैं नवयुवक, युवक कैसा है, नव कैसा है, नया युवक है, युवक कैसा है, नया, युवक कैसा है, नया, नवयुवक कैसा आ रहा है बीच में, अगर उल्टा पढ़ते हैं तो ये कर्मधारय समास। जैसे एक और नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, गगन कैसा है, नीला है, तो ये भी क्या कहलाएगा, गगन कैसा है, नीला है, ठीक है, कहलाएगा नील गगन जो है ये कर्मधारय समास कहलाएगा। इस तरीके से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। तो चलिए कर्मधारय समास के बाद अब आपको जो इसका अगला भेद बताते हैं। अगला भेद है समास का जो है दिग्गो समास। दिग्गो समास को और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, द्वंद्व और दिग्गो समास को बहुत आसान तरीके से समझेंगे आप, कभी तो बिसरेंगे ही नहीं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा बताते हैं बेसिक, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे देख सकते हैं दिग्गो समास का परिभाषा है, यदि कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे दिग्गो समास कहते हैं, जिसमें इसमें जो है समूह अथवा समाहार का बोध होता है। दिग्गो समास में समूह अथवा क्या होता है, समूह अथवा समूहार का बोध होता है, और या तो कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तब पर भी ये दिग्गो समास कहलाता है। जैसे कि यह सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह आ रहा है ना, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, ये क्या कहलाएगा, दिग्गो समास कहलाएगा। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, ये भी क्या कहलाएगा, दिग्गो समास। चलिए अब आपको जो है एग्जाम्पल ये समझ के ट्रिक बताते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दिग्गो समास पहचानने का। ट्रिक क्या है कि दिग्गो समास में याद रखिएगा आप लोग क्या, कि शुरू में जो है संख्यावाचक आएगा। शुरू में कोई भी जो शब्द पूछेगा आपको कि ये दिग्गो समास है या नहीं, तो शुरू में देखिएगा संख्यावाचक यदि है तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिग्गो समास है। संख्या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12, ये सब एक संख्या है, तो इसी तरीके के शब्द आएगा। जैसे देख सकते हैं सप्त सिंधु, आपको पूछेगा सप्त सिंधु दिग्गो समास है या नहीं, तो सप्त सिंधु शुरू में क्या आ रहा है, सप्त, सप्त मतलब 7, सप्त मतलब क्या होता है, 7, तो 7 हो गया। आप लोग सीधे याद रख सकते हैं सप्त सिंधु यानी 7 आ रहा है, तो दिग्गो समास। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में त्रि आ रहा है, त्रि मतलब 3, तो 3 शुरू में संख्यावाचक आ गया तो डायरेक्ट बोल देंगे दिग्गो समास। कोई भी शब्द में यदि शुरू में संख्यावाचक आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि ये दिग्गो समास है। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं कि एक है पंचतंत्र, शुरू में पंच आ रहा है, पंच मतलब होता है 5, यानी जो पंचतंत्र को डायरेक्ट बोल सकते हैं, संख्यावाचक आ रहा है तो ये जो है दिग्गो समास है। नवनिधि, नव आ रहा है, नव मतलब 9 होता है, ये नवनिधि, ये भी क्या कहलाएगा, दिग्गो समास। त्रिभुज, शुरू में त्रि आ रहा है तो त्रि मतलब 3, त्रिभुज हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, दिग्गो समास। चौराहा समझ लीजिए आप लोग, जो है चौराहा, चौराहा में शुरू में चौ आ रहा है, चौ मतलब 4, तो 4 राहों का जो है समूह क्या कहलाता है, चौराहा। जैसे देख सकते हैं 4 आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये दिग्गो समास। इस तरीके से आप लोग जो है दिग्गो समास को भी अच्छे तरीके से बेसिक और ट्रिक समझ गए होंगे। तो चलिए आप जो है आपको इससे इसके जो है समास के अगला भेद को बताते हैं। समास का जो है अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आपको परिभाषा बताते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे। तो द्वंद्व समास का परिभाषा है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गोल नहीं होता है, इसमें शब्दों का विग्रह करने पर जो है और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में क्या होता है, विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, एवं आएगा, इस सब का प्रयोग होता है, तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, इसको विग्रह करेंगे तो माता और पिता, बीच में और आ रहा है तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट, ये द्वंद्व समास है। ये एग्जांपल समझ के अब ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है द्वंद्व समास का, जिसमें कि रिलेशन बना हो, जैसे कि रिलेशन की तरफ रहे तो उसको डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये द्वंद्व समास है। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल समझिए, दाल रोटी, दाल रोटी, ऐसे एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे योजक का चिन्ह बीच में लगा रहता है द्वंद्व समास में। दाल रोटी, दाल रोटी जिसे बोलते हैं खाते हैं, दाल रोटी ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता को उल्टा पिता होता है, एक उल्टा जैसा ही होगा, विलोम शब्द के जैसा, ये द्वंद्व समास कहलाएगा।
माता और पिता। जैसे भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, भाई बहन, ये भी क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं, चलिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि अन्न जल, अन्न और जल ये क्या कहलाएगा, अन्न जल, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। लाभ हानि, लाभ और हानि क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास। भला बुरा द्वंद्व समास। इस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन बना होगा रहता है, ये द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आगे पीछे, आगे पीछे क्या कहलाएगा, आगे पीछे द्वंद्व समास कहलाएगा। आगे पीछे द्वंद्व समास कहलाएगा। इस तरीके से एक दूसरे में रिलेशन बना रहा होगा तो उस समास को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो है ये द्वंद्व समास है। चलिए आपको आप बताते हैं समास का अगला भेद जो लास्ट भेद है। ये समास का लास्ट भेद है और इसको और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आप समास को। तो चलिए आपको बताते हैं बहुव्रीहि समास का पहले परिभाषा। तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद की प्रधानता को वो दर्शाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पद आएगा बहुव्रीहि समास में वो पदों को छोड़ करके किसी और ही पदार्थ का जो है प्रधानता, नहीं दूसरे ही पदार्थ के बारे में बताएगा वो अपना छोड़ करके, तो वही क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। और इसमें जो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई दूसरा पद कोई प्रधानता दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, यहाँ पर है एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ बाहु है, दीर्घ बाहु जो है ये दूसरे चीज को बता रहा है। दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ है बाहु, बाहु मतलब भुजा जिसकी, दीर्घ बाहु डायरेक्ट हो गया। ये क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। महावीर में जैसे देख लीजिए, महावीर एक एग्जाम्पल है, महान है जो वीर, वीर जो है ये महान है जो वीर, महावीर कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। चलिए अब आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। ट्रिक से पहचानने का नियम है बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास में जो हमेशा देवी देवता राक्षस ये सब का नाम आता है तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये जो है बहुव्रीहि समास है। जैसे कि प्रधान, यहाँ पे निशाचर, निशाचर ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक जो है, ये भी एक क्या कहलाता है, ये भी एक जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। महावीर, महान है जो वीर, महावीर ये भी एक देवी देवता है, ये भी क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे रावण बहुव्रीहि समास कहलाएगा, एक राक्षस है। जैसे वीणा पानी सरस्वती माँ है, ये भी क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, जो नीलकंठ शिव जी हैं, ये भी क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। इस तरीके से जो जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज, ये भी क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। यानी जो है इसमें क्या होगा, दूसरे की प्रधानता बताता है, या देवी देवता राक्षस ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ये क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। दोस्तों आपको जो है समास को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में बताए, शुरू से लेकर के अंतिम तक। यदि आप वीडियो को अभी तक देख लिए हैं तो आपको समास अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख लिए है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप लोग जो है यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग को मन में यदि कोई टॉपिक चल रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको जो है इसी तरीके से उसका शुरू से लेकर के अंतिम तक बेसिक से के साथ साथ ट्रिक भी आपको बताएंगे समझने के लिए, जो पहचानने के लिए कोई भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।